सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्ता वॉज अ फेमस आचार्य ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल? प्रत्यभिज्ञ, पाशुपता, लिंगायत और कपालिक। यानी कि जो अभिनव गुप्त हैं ये इसमें से किस स्कूल के फेमस आचार्य हैं, राइट? तो अभिनव गुप्त आपके इसका सही आंसर जो हमारा निकल के आता है वो है आपका प्रत्यभिज्ञ। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति हैं कौन। तो अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ये एक संत थे, ये एक आचार्य थे और ये शैव धर्म के प्रति इनका गहरा लगाव था। तंत्र लोक और परत्रिम शिखा नाम के दो किताबें हैं। उसके रेफरेंस से हमें पता चलता है कि ये 10वीं सदी के आखिर में और 11वीं सदी के शुरुआत में ये कश्मीर में रहा करते थे, राइट? और ये प्रत्यभिज्ञ दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। प्रत्यभिज्ञ दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आपका ए है, राइट? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नाना देसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वॉज क्लेम टू हैव, नाना देसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो नाना देसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन क्लेम टू हैव wandered in several countries. They are mentioned in a fragmentary Tamil inscription of 11th century from Lubu Tua in Sumatra. तो क्या है? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false and A is false but R is true. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें निकल के आता है वो है आपका बी, क्योंकि एजर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है। रीज़न बात कुछ और कर रहा है और एजर्शन कुछ और बात कर रहा है। हालांकि सही दोनों है लेकिन इसका बी हो जाएगा, ठीक है? तो अगला है परमार्थ स्टेड इन चाइना ओवर 20 ईयर्स, राइट? परमार्थ की यहाँ पे बात किया है। तो परमार्थ स्टेड इन चाइना ओवर 20 ईयर्स and translated 70 Buddhist texts into Chinese there. He was from
तो कांची, नालंदा, वाराणसी और उज्जैन। तो परमार्थ जो था वो बेसिकली आपका परमार्थ जो था ये आपका, इसका जन्म जो है आपका 499 एडी में होता है, राइट। और ये यही कोई 150 साल बाद इसका जन्म होता है, 150 वर्ष के बाद किनके, योगाचारी चार के जो योगाचारी जो फिलोसफर रहते हैं, योगाचार दर्शन को देने वाले, योगाचार दर्शन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वसुबंधु। वसुबंधु। तो ये उसके 150 साल बाद के, और ये जो व्यक्ति हैं ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो जब इनका जन्म होता है तो उस वक्त तक जो उज्जैन रहता है वो आपका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहता है उज्जैन। तो एक अलग उज्जैन राज्य में, मालवा में इनका जन्म होता है। मालवा राज्य में इनका जन्म होता है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो है आपका उज्जैन। यानी कि डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक तरफ ऑथर हैं और दूसरी तरफ उनके किताबें हैं, ठीक है। तो हसन निजामी, तारीख है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, फिरोज शाही, ठीक है। तारीख है फिरोज शाही। दूसरा है मिनहाजुस सिराज, तबकात ए नासिरी, अमीर खुसरो, हस्त बिहिस्त और जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहादारी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो करेक्टली मैच्ड ए नहीं है, क्योंकि जो तारीख है फिरोज शाही, यही सबको पता है, ये जियाउद्दीन बर्नी की किताब है। बर्नी, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी आपका जियाउद्दीन बर्नी ये आपका 1285 से लेकर 1358 तक ये रहता है, राइट। ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत का एक दरबारी इतिहासकार रहता है, और इसने कई सारे फेमस इसके वर्क्स हैं, जिनमें सबसे फेमस है तारीख है फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। इस किताब में इसने अपने मालिक
फ़िरोज़ शाह तुगलक की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई किया है और मोहम्मद बिन तुगलक की काफ़ी भत्सरना किया है। क्यों? क्योंकि इसे लगता था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक हो रहा है और ये धर्म को नहीं मान रहा है। तो इस वजह से ज़ियाउद्दीन बर्नी इसकी बहुत ज़्यादा भत्सरना करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि खुद ज़ियाउद्दीन बर्नी एक ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि वो कट्टरपंथ या फिर जिसे कहते हैं कि एक बैकवर्ड सोच का व्यक्ति था। तो इसलिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक के कारनामों की भत्सरना की। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को अगर हम कहा जाए, जो कि ये खुद 1325 से लेकर 51 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहता है, तो इसने कुछ बहुत सारे कंट्रोवर्शियल काम किए थे, जिसमें से इसका पहला काम था सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा। दूसरा था इसका आपका राजधानी परिवर्तन। तीसरा आपका दोआब में कर वृद्धि। दोआब में दोआब में कर वृद्धि। ठीक। तो ये कुछ इसके कुछ फेमस काम थे और इसके अलावा इसने कराचिल का अभियान भी किया था। कराचिल अभियान के लिए अपनी सेना खड़ी की थी। कराचिल अभियान। हालांकि इसके ये जितने भी काम किए थे वो सब असफल रहे थे, लेकिन इसने बहुत सारे चीज़ों को वो किया था। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसकी काफ़ी ज़्यादा भत्सरना की है। तो इसलिए जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के जो अगेन क्वेश्चन पे ही आते हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो किताब लिखी गई है, ये हसन निजामी की नहीं है, ये ज़ियाउद्दीन बर्नी की है। राइट। अब बाकी राइटर्स पे आते हैं। तो हसन निजामी की किताब का नाम है ताज उल मासिर। दूसरे मिनहाज उस सिराज हैं। ये है तबकात ए नासरी। फिर आते हैं यहया बिन अहमद सरहिंदी। इनकी किताब का नाम है तारीख ए मुबारक शाही।
अमीर खुसरो, इन्हें तूती हिंद भी कहा जाता है, और इनकी फेमस किताब है, बहुत सारी फेमस किताब है। जैसे एक फेमस किताब है खजाइन उल फितू फतू, राइट। तो ये था। फिर जियाउद्दीन बर्नी के ऊपर आते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इनकी दो किताबें फेमस हैं। एक है तारीख ए फिरोज शाही, और दूसरा फतवा ए जहांदारी, राइट। अब इनका मैं कंटेंट बता दे रहा हूँ। और एक और आप लिख सकते हैं फ़ख्र मुदब्बिर, फ़ख्र मुदब्बिर। इनके किताब का नाम है अदब उल हर्ब व सुजात। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो हसन निजामी की जो किताब है ताज उल मासिर, ये आपका पीरियड डील करता है फ्रॉम मोहम्मद गोरी एक्चुअली में, हाँ, मोहम्मद गोरी से ऐबक तक का पीरियड, ऐबक तक, ऐबक, और उसमें इल्तुतमिश भी जोड़ देता है, राइट। फिर मिनहाज उस सिराज की जो किताब है तबकात नासिरी, ये आपका इल्तुतमिश से शुरू होती है, जहाँ पे ये ख़त्म होती है उसमें मिनहाज उस सिराज की तबकात नासिरी शुरू होती है, और ये जाती है आपके नासिरुद्दीन महमूद तक, जो कि आपको पता होगा कि 1246 से 66 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है, और इसी के टाइम पे बलबन पावरफुल हो जाता है, ठीक। फिर यहिया बिन अहमद सरिंदी के बारे में भी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की जो किताब रहती है खज़ाइन उल फितू, इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है क्रोनोलॉजी फ्रॉम आपका इल्तुतमिश के बाद से, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम फ्रेम का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तारीख फ़िरोज़ शाही। इसमें अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है, और ये आपका फ़िरोज़ तुगलक के फर्स्ट 10 ईयर्स तक जाता है, ठीक है, यानी कि 1358 तक। फिर उसके बाद यहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब आती तारीख़ मुबारक शाही, जो कि तैमूर के हमले से लेकर सैयद मुबारक शाह तक का पीरियड कवर करती है, राइट। फिर फतवाए जहादारी है, तो ये भी ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब है, लेकिन ये जो है आपकी स्टेट क्राफ्ट पे बात करती है, राइट, ये स्टेट क्राफ्ट पे बात करती है। फिर फ़ख्र मुदब्बिर की जो किताब है अदब उल हर्ब व सुजात, तो ये आपका बताता है कि एक सुल्तान को किस तरह से रूल करना चाहिए, और एक सुल्तान जब रूल करता है तो उसे
किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अगले क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। राइट, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाता है ए हो जाता है। राइट, फिर उसके बाद 35 क्वेश्चन पे आते हैं। तो assertion कहता है कि स्लेवरी वॉज ए इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ लेड लॉन्ग दैट हैड एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। लेखा पद्धति mentioned that slaves could not be obtained by capture in the military raids, or free persons could not offer themselves for slavery out of destitution। तो कौन सा है? बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो है आपका सी। राइट, क्यों? इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा सी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज़ तो सही है कि बिल्कुल इसके बारे में मेगास्थनीज में भी मेंशन है, और मेगास्थनीज इनफैक्ट ये कहता है कि उसमें स्लेवरी नहीं थी, लेकिन रोमिला थापर इस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रीस की स्लेवरी के मुकाबले यहाँ पर स्लेवरी जो थी वो थोड़ा अलग था उसका मॉडल। दूसरा, लेखा पद्धति एक 13th सेंचुरी गुजरात राज्य की किताब है, चालुक्य डायनेस्टी के मेंशन। उस किताब में ये सब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, उल्टा ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्लेवरी प्रिवेल करती थी, और वहाँ पे फीमेल स्लेवरी को भी बहुत ज़्यादा वो किया जाता था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाता है। राइट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एजर्शन एंड रीजनिंग वाला है। तो एजर्शन कह रहा है कि the semi-divine origin of the family of Genghis Khan, coupled with the enormous prestige of his success and career, had made his house an object of inspiration, and had preserved sovereignty in his family up to the 16th century. Such was the spell of the house of the Genghis Khan that even Timur thought it was advisable to exercise full power in the name of descendant of Genghis Khan, and felt contented with the humble title Amir or Beg। तो क्या सही है? बोथ ए एंड आर ए ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ए ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो सी है। राइट, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो है, अमीर तैमूर जो था वो अपने आप को गुरखानियन कहता था, यानी कि सन इन लॉ। राइट, और इस लिहाज से वो अपने आप को चंगेज़ खान का अमीर कहता था, न कि वो चंगेज़ खान के जलाल से एकदम प्रभावित हो गया था। ठीक है, फिर अगला कहता है, वन कैमल गोज फॉर अ पेनी बट हु हैज़ अ पेनी। राइट, इन द अबव स्टेटमेंट जियाउद्दीन बर्नी इज रेफरिंग टू द स्टेट अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फ़िरोज़ तुगलक। तो काफ़ी कड़वी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। तो ये इसमें कह रहा है कि वन कैमल गोज़ फॉर ए पेनी बट हु हैज़ अ पेनी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके टाइम पे महंगाई बढ़ गई थी, और खुद जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि हर एक जो इसके जो
सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था, इसकी वजह से हर हिंदू का घर जो है टकसाल बन गया था और वहाँ पे सोने से भर गया था। तो ये तो होगा नहीं। मुबारक शाह खिलजी नहीं हो सकता क्योंकि उसका टाइम फ्रेम आगे बढ़ जाता है। फिरोज़ तुगलक नहीं होगा क्योंकि इसकी तारीफ़ करता है। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसके जो मार्केट रिफॉर्म्स थे, इसकी वजह से आम जनों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से इसका आंसर ए हो जाता है। राइट। अगला कह रहा है इन दोज डेज इंटरटेनमेंट्स वर कॉमन। राइट। तो इसलिए इसका क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है इन दोज डेज इंटरटेनमेंट्स वर कॉमन ड्यूरिंग द डेज ऑफ पिलग्रिमेज एंड ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ ऑफ सफ़र it was difficult to find sitting accommodation in the public enclosures. So in those days entertainments were common during the days of the pilgrimage. uh, Last day it was difficult to find sitting accommodation in the public enclosures, in the public gardens or by the side of tanks. This was a music and dancing on every side. This feast could cost a tanka or more. तो ये किसके टाइम पे बात कर रहा है? तो ये शेख नासिरुद्दीन चिराग हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे अगर सस्ताई की बात हो रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे एक टंका या उस सिर्फ एक टंका की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा। राइट, क्योंकि उसके टाइम पे इसके मार्केट रिफॉर्म्स ऐसे थे जिसकी वजह से जो बीच वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When this sultan changed his cloth and beddings, they were sold and money often were given away as a dowry to orphan girls. Identify this sultan, this लोधी सुल्तान। ठीक है, तो लोधी सुल्तान के बारे में हमें ये पता करना है कौन है। तो इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बैलोल लोधी और मलिक काला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का तो खैर आंसर बी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ये इस तरह के जो काम होते हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर ही कर सकता था, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इस तरह के काम करने के लिए टाइम चाहिए होता था, जो कि ना तो बहलोल लोधी के पास था और ना ही इब्राहिम लोधी के पास। इब्राहिम लोधी के पास तो खैर 1517 से 26 तक ही रहा, ये थोड़ा ज़्यादा समय तक रहा, लेकिन ये हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहा, तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह के अच्छे काम करने का इसे टाइम ही नहीं मिला, तो ये नहीं होगा। मलिक काला कोई लोधी सुल्तान था नहीं, ये एक्चुअली में बहलोल लोधी का अंकल था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाता है। फिर कह रहा है कि वल्लभाचार्य वॉज द ब्राह्मण ऑफ आंध्र प्रदेश बट लिव्ड इन बनारस। द फर्स्ट टू बी इनिशिएटेड बाय वल्लभाचार्य वॉज दामोदर दास विद द ब्रह्म संबंध मंत्रा। राइट, इन वल्लभ संप्रदाय द गद्दी ऑफ द गुरु रिमेन्ड कन्फाइंड स्ट्रिक्टली टू हिज descendants. None of his disciples were authorized to initiate others. According to Vallabh, Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa are two different ways of propounding the nature of Brahma, and the true Shastra in is the Gita. तो कौन सा है? 1 and 2, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 4। तो एक्चुअली में इस तरह के जितने भी लंबे स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आमतौर पे जो आंसर होता है वो डी ही होता है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी अनटिल अनलेस कोई स्टेटमेंट में से एक्सट्रीम लाइन न शो कर रहा हो तो वो उसमें चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। राइट, तो ये हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 41 हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।